गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजनीतिक भूगोल का विकास। राजनीतिक भूगोल के विकास में हम अगर देखें तो राजनीतिक भूगोल जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में इसका जन्म जो है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल के शोध प्रपत्र राज्यों के क्षेत्रीय विकास के नियम राजनीतिक भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन में एक योगदान के द्वारा तथा इस शोध प्रपत्र के ठीक एक वर्ष बाद रेडजेल ने अपनी बुक राजनीति और भूगोल प्रकाशित करी, उसके साथ माना जाता है। यद्यपि रेडजेल द्वारा राजनीतिक भूगोल के नामकरण से बहुत समय पहले जर्मन दार्शनिक हुए हैं इमैनुअल कांट, उन्होंने सन 1765 में भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं के रूप में राजनीतिक भूगोल की चर्चा जो है वो की थी। राजनीतिक भूगोल का आधार उन प्राचीन विचारकों के विचारों में दृष्टिगत होता है जिन्होंने राज्य और वातावरण के मध्य में संबंध प्रकट किए। राजनीतिक भूगोल का जो विकास है वो क्रमिक रूप में हुआ है, जिसे मुख्य रूप से हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है वातावरण संबंधों का अध्ययन, दूसरा है राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन और तीसरा है राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वातावरण संबंधों के अध्ययन के बारे में। वातावरण संबंधों का जो अध्ययन है, इसमें प्राचीन विचारकों ने वातावरण और मानव समुदाय के संबंधों को व्यक्त करते समय अनेक विचार क्षेत्रीय अथवा राजनीतिक भिन्नता के संबंध में प्रस्तुत किए। जैसे कि हम देखें हिप्पोक्रेट्स जो हुए हैं, जिनका जो समय है वो 460 से 376 बीसी के बीच रहा है। ये यूनानी भूगोलवेता, यूनानी दार्शनिक थे मुख्य रूप से, और इन्होंने प्राकृतिक वातावरण एवं मानव समुदाय के संबंध के बारे में अपने विचार जो है उनको व्यक्त किया है। इसके बाद हम अरस्तु और प्लेटो की बात करें तो अरस्तु जो है वो 382 से 322 बीसी तक रहे और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बताया कि जो ठंडे क्षेत्र हैं, ठंडे क्षेत्रों विशेषकर यूरोप के निवासियों में अत्यधिक उत्साह होता है, जबकि उनका कौशल और बुद्धिमत्ता जो होती है वो कम होती है। इसीलिए वे अधिक स्वतंत्र रहे हैं, किंतु उनका राजनीतिक विकास जो है वो कम हुआ या नहीं हो पाया। ना ही उन्होंने अन्य देशों पर शासन करने की क्षमता रखी, जबकि एशिया के जो निवासी हैं उनमें कौशल और बुद्धिमत्ता अधिक पाई जाती है, किंतु उनमें उत्साह का अभाव होता है और इसीलिए वो अन्य देशों के गुलाम रहे, दास रहे। इसके बाद जो स्ट्रैबो हुए हैं 63 बीसी से 24 एडी तक, इन्होंने ये यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने अपनी बुक ज्योग्राफी लिखी, जिसमें इन्होंने कहा कि एक विशाल राज्य के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार और एक प्रशासन का, इन्होंने एक प्रशासन होने पर बल दिया। इन्होंने कहा कि एक विशाल राज्य के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार और उसके साथ साथ एक प्रशासन का होना आवश्यक है। इन्होंने रोमन साम्राज्य में स्थिति, जलवायु और संसाधनों की दृष्टि से इटली को सर्वोत्तम प्रदेश बताया है। इनके समय के बाद अंधकार युग जब आया तो अंधकार युग में क्या हुआ कि जो विभिन्न विचारधाराएं थी वो धार्मिकता से प्रभावित हुई, धार्मिक विचारों से प्रभावित हुई और उनमें धार्मिकता से वो युक्त हो गई। अतः भौगोलिक विचार जो थे वो बहुत ही सीमित हो गए, किंतु 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुनः प्राकृतिक वातावरण एवं राजनीतिक स्वरूप में संबंध स्थापित किया जाना शुरू हुआ, जिसमें निम्न भूगोलवेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें बॉडिन हुए हैं 1530 से 1596 एडी के बीच में।
इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विशेषताएं जो होती है वो किसी भी प्रदेश या क्षेत्र विशेष की जलवायु और धरातल के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू आए 1689 से 1755 एडी। इन्होंने कहा कि जलवायु, धरातल, महाद्वीपीय एवं द्वीपीय का मनुष्य, राजनीतिक व्यवस्था और नियमों पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात इन्होंने जलवायु, धरातल और महाद्वीप या द्वीप, कोई प्रदेश महाद्वीप का भाग है या द्वीप का भाग है, उसका मनुष्य जो उस क्षेत्र में, उस राज्य में रहता है, और वहां की राजनीतिक व्यवस्था और नियम जो होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इन्होंने कहा कि मैदानी प्रदेश वृहद साम्राज्य के लिए सहायक है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र जो है वो स्वतंत्रता की भावना के पोषक रहे हैं। द्वीप पर रहने वाले लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए सदैव सजग रहना पड़ता है, ऐसा मॉन्टेस्क्यू का कहना है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में राजनीतिक भूगोल का विकास जो है वो मुख्य रूप से दो जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा किया गया, जिसमें दोनों ही प्रमुख जर्मन भूगोलवेता हुए हैं। एक है कार्ल रिटर और दूसरे हैं रेटजेल। कार्ल रिटर जो है, इनका समय 1779 से 1859 एडी रहा, और इन्होंने कहा कि मानव संस्कृति जो है वो प्रकृति का एक अंग है और यह प्रकृति में ही उत्पन्न होती है, पूर्णता को प्राप्त करती है और अंत में उसी में ये समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही रेटजेल जो हुए हैं, उनका समय रहा 1844 से 1904 तक। ये चार्ल्स डार्विन जो हुए हैं, उनकी पुस्तक जातियों के उद्भव के जो सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, अपनी बुक जातियों के उद्भव का सिद्धांत, उसमें जातियों के उद्भव से बहुत अधिक प्रभावित हुए, और इन्होंने मूल रूप से इनकी जो डार्विन की जो बुक है ये इस बात पर आधारित है कि विभिन्न जातियां, प्रजातियां जो है मनुष्य की, वो समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में उत्तरोत्तर संचय विकास के परिणाम है। ठीक है, तो जातीय विकास की प्रक्रिया में अपने क्षेत्रीय वातावरण अथवा परिवेश से समायोजन करती है, और जातियों के विकास का इतिहास उनके अस्तित्व रक्षा हेतु निरंतर संघर्ष की कहानी रहा है। और इस संघर्ष में वे ही प्राणी जीवित रह पाते हैं जो अपने वातावरण से पूरी तरह से समायोजित कर लेते हैं। जो प्राणी या जीव समायोजन नहीं कर पाते हैं अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ, वो जीवित नहीं रह पाते हैं, वे मर जाते हैं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में विभिन्न जैविक इकाइयों के बीच अस्तित्व की रक्षा के लिए जो संघर्ष है वो एक शाश्वत प्रक्रिया है, वो निरंतर होती रहती है। सभी प्राणी अपने जीवन यापन के साधनों के संचय में लिप्त हैं और संसाधन जो है वो क्षेत्र परक है। अतः अस्तित्व की रक्षा का यह संघर्ष क्षेत्र प्रसार का ही संघर्ष है। डार्विन की जो ये मूलभूत अवधारणा है, इसने रेटजेल के राजनीतिक भूगोल के अध्ययन की, और रेटजेल को इसने प्रवृत्त किया, और डार्विन की जातियों के उद्भव के सिद्धांत नामक जो ये बुक है, इसे रेटजेल जो है वो राजनीतिक भूगोल की ओर आकर्षित हुए, और यही उनकी प्रेरणा का और आधार बनी। रेटजेल ने भी राजनीतिक इकाइयों अर्थात राज्यों को जीवंत इकाई के रूप में परिभाषित किया है। रेटजेल ने यूरोपीय महाद्वीप के विभिन्न राज्यों के उद्भव और क्षेत्रीय विकास के इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन किया, और उनकी राज्य की जैविक संकल्पना यूरोपीय इतिहास के इसी साक्ष्य पर आधारित है। रेटजेल द्वारा 1896 में राज्यों के क्षेत्रीय विकास के निम्न 6 आधारभूत नियम प्रतिपादित किए हैं रेटजेल द्वारा। इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहला उन्होंने बताया, राजनीतिक भूगोल पृथ्वी पर होने वाले जनसंख्या स्थानांतरण के स्थायी कारकों का अध्ययन है। जनसंख्या और उसके भौगोलिक क्षेत्र के बीच इसी अटूट संबंध से राष्ट्रीय एकता की भावना का जन्म होता है, जो राष्ट्र की जीवंतता और गतिशीलता का मूल आधार होती है।
दूसरा उन्होंने बताया कि अन्य सभी राज्य रूपी जीवंत इकाइयां इस जीवंत क्षेत्रीय राजनीतिक इकाइयों से पृथक पहचान वाली तथा परस्पर प्रतिस्पर्धा पूर्ण राष्ट्रीय चेतना वाली इकाई हैं और ये इकाइयां एक क्षेत्र से राजनीतिक सीमाओं अथवा जन शून्य प्रदेशों द्वारा पृथक होती हैं। अर्थात अलग अलग राज्य जो है वो अलग अलग जीवंत इकाइयां हैं और सभी जीवंत इकाइयों में परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती है और वो एक दूसरे से राजनीतिक सीमाओं के द्वारा या जन शून्य क्षेत्र जो है उनके द्वारा पृथक होते हैं, अलग होते हैं। तीसरा, जीविकोपार्जन हेतु राज्य के अंदर लोग एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण करते हैं, जिसे अंतर क्षेत्रीय संचार और स्थानांतरण से देश में क्षेत्रीय समायोजन और उसके एकात्मक स्वरूप को केंद्रीय आधार मिलता है। यानी कि जीविकोपार्जन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है मनुष्य, उसके लिए एक ही राज्य के अंदर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करते हैं और ये अंतर क्षेत्रीय संचार स्थानांतरण जो है इससे देश के क्षेत्रीय समायोजन और उसके एकात्मक स्वरूप को केंद्रीय आधार मिलता है। कालांतर में यह जनसंख्या संचार सीमा के पार क्षेत्रों और जनशून्य प्रदेशों में भी होने लगा और देश नए क्षेत्रों को अपने में आत्मसात करने लगा। अर्थात पहले तो क्या था कि ये जो स्थानांतरण था और संचार था ये एक राज्य के अंदर ही था, एक स्थान से दूसरे स्थान को, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि ये जो जनसंख्या का संचार और स्थानांतरण है ये जनशून्य क्षेत्रों की ओर हुआ और फिर उनको पार करके जो समीपी प्रदेश थे उनमें होने लगा और इस प्रकार जो देश या राज्य थे वो नए क्षेत्रों को अपने में आत्मसात करने लगे। चौथा, जुड़ने अलग होने का यह क्षेत्रीय प्रक्रिया जो है वो राज्यों के उत्क्रांति इवोल्यूशन का अनिवार्य अंग है। पांचवा, प्रत्येक क्षेत्रीय परिवर्तन संबंध राज्यों के जीवन में हलचल उत्पन्न करता है और उसके जीवन के स्थायित्व को भंग करता है। जहां एक और यह परिवर्तन विजय राज्य के नागरिकों के जीवन में संपन्नता लाता है, वहीं दूसरी ओर विजित देश के नागरिकों के लिए संकट का कारण बनता है। अर्थात ये जो जब एक राज्य या क्षेत्र दूसरे प्रदेश में अधिकार स्थापित करता है या उस पर कब्जा कर लेता है तो इससे क्या होता है कि क्षेत्रीय परिवर्तन जो है ये राज्यों के संबंध में अंतर आता है और इसमें जो विजित राज्य होता है या देश होता है उसके नागरिकों का जीवन तो संपन्न होता है, किंतु जिस राज्य की हार होती है जिसके ऊपर कब्जा स्थापित किया जाता है पड़ोसी राज्यों या देश के द्वारा, वहां के नागरिकों के लिए संकट जो है वो उत्पन्न होता है। क्षेत्रीय प्रसार और हास की यह कहानी राज्यों के विकास यात्रा का अपरिहार्य अंग है। ये मतलब राज्यों के विकास में ऐसा होता रहता है कि कोई राज्य दूसरे कमजोर राज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और जो कमजोर राज्य होते हैं वो शक्तिशाली राज्यों के अधीन हो जाते हैं, उनके पराजित हो जाते हैं, उनसे उनके दास बन जाते हैं। छठा, क्षेत्रीय प्रसार और हास की यह प्रक्रिया राज्य के विकास में तीन विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म देती है। पहला विवर्धन यानी एनलार्जमेंट, दूसरा जनन यानी रिप्रोडक्शन, और ये दोनों प्रवृत्तियां यानी कि एनलार्जमेंट और रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों मिलकर के साथ साथ सक्रिय रहती है और रीएस्टैब्लिशमेंट स्थापन को जन्म देती है। इसके बाद रेडजल की राज्य की जैविक परिकल्पना है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अनुसार राज्यों की प्रकृति और उनका विकास तीन आधारभूत तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, राज्य स्वभाव से ही क्षेत्रीय इकाइयां और स्थानिक हैं, यानी कि राज्य जो है वो स्थान विशेष से संबंधित है। क्षेत्रीयता के दो प्रमुख पक्ष हैं, पहला भौतिक स्थिति और दूसरा अन्य राज्यों के संदर्भ में उसकी सापेक्षिक स्थिति या परिस्थिति, यानी कि जो राज्य विशेष है वो स्थानिक इकाई है, ठीक है, और जो उसकी स्थिति है वो दो प्रकार की स्थितियों की चर्चा करते हैं। एक होती है भौतिक स्थिति, यानी कि वो कहां पर स्थित है, ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, और दूसरा है सापेक्षिक स्थिति। सापेक्षिक स्थिति से तात्पर्य है कि उसके आसपास के जो राज्य हैं, अन्य राज्य, उनके संदर्भ में उसकी स्थिति को देखते हैं तो सापेक्षिक स्थिति कहलाती है। दूसरा आधारभूत तत्व है राज्य के निर्माण दो आधारभूत तत्व, यानी कि पहला उसकी जनसंख्या और दूसरा उसका भौगोलिक क्षेत्र।
कि किसी भी राज्य विशेष का निर्माण जो है उसके दो आधारभूत तत्व होते हैं, एक होता है जनसंख्या और दूसरा होता है उसका भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा आधारभूत तत्व, राज्य सदैव प्रकृति निर्देशित भूखंड में प्रादुर्भाव होते हैं। इस भूखंड में स्थित किसी प्रारंभिक क्रोड से विकास यात्रा प्रारंभ कर अपने प्रभाव क्षेत्र का प्रसार करते हैं हुए प्रत्येक राज्य अपने भूखंड विशेष की प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। रेडजल के अनुसार क्षेत्र प्रसार करना ही राज्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में जनसंख्या वृद्धि अवश्यम भावी है। अर्थात राज्य जो है वो प्रकृति या वातावरण के द्वारा निर्देशित एक भूखंड में उसका उद्भव होता है, लेकिन वो अपनी विकास की जो यात्रा होती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वो क्या करता है कि अपनी प्राकृतिक सीमाओं को वो पार करके जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, कमजोर क्षेत्र होते हैं, तो उनको अपने अधिकार में लेकर के वो अपना क्षेत्र प्रसार करता है। और ये किसी भी राज्य के विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है, राज्य का क्षेत्र प्रसार करना, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में जनसंख्या जो है वो अवश्यम भावी, और जनसंख्या की जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो राज्य को उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्षेत्र का प्रसार करना अनिवार्य होता है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन यापन हेतु देश को अतिरिक्त क्षेत्र अर्थात साधन स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। अतः शक्तिशाली राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का उल्लंघन करना न्याय संगत राजनीतिक व्यवहार है। रेडजल ने कहा कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी क्षेत्र को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, और वो इन अतिरिक्त संसाधनों को अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर अधिकार स्थापित करके उन क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग करके पूरा करता है। इसीलिए रेडजल ने किसी भी राज्य का यानी शक्तिशाली राज्य का कमजोर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का उल्लंघन करना न्याय संगत बताया है। उन्होंने संक्षेप में रेडजल की मान्यता के अनुसार राज्य अस्तित्व रक्षा के संघर्ष में लिप्त स्पर्धाशील इकाइयां हैं, क्षेत्र प्रसार उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अतः राजनीतिक सीमाएं परिवर्तनशील रेखाएं होती हैं तथा अस्तित्व रक्षा के संघर्ष में शक्तिमान ही विजयी होता है। क्षेत्र प्रसार संबंधी अवधारणा जर्मन भू राजनीति की शरण स्थान लिबेंस्ट्रम संकल्पना का आधार बनी, और अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि किसी भी राज्य की वास्तविक शक्ति उसके क्षेत्रीय विस्तार पर निर्भर होती है, क्योंकि सामरिक शक्ति के विकास के लिए साधन संपन्न होना आवश्यक है। अतः जिस राज्य का क्षेत्र जितना बृहद होगा वहां के संसाधन स्रोत उतने ही उत्तम होंगे। रेडजल का जो ये विचार था कि एक राजनीतिक इकाई को यानी कि एक राज्य को क्षेत्र प्रसार करना अनिवार्य है, और क्षेत्र प्रसार करके ही वो धीरे धीरे और शक्तिशाली होता जाता है। क्षेत्र प्रसार संबंधी जो रेडजल की अवधारणा थी यही आगे चल के जियोपॉलिटिक्स भू राजनीति जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में अपनी बात करी थी, उसकी जो शरण स्थान है लिबेंस्ट्रम की संकल्पना जो है उसका आधार बनी। और इन्होंने अपनी राजनीतिक भूगोल जो बुक लिखी है उसमें इन्होंने बताया कि किसी भी राज्य की जो वास्तविक शक्ति है वो क्षेत्र विस्तार पर निर्भर करती है, क्योंकि सामरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सामरिक रूप से शक्तिशाली होने के लिए किसी भी देश या राज्य का साधन संपन्न होना आवश्यक है, और साधन संपन्न होने के लिए राज्य का जितना क्षेत्र का विस्तार होगा, जितना वो शक्तिशाली होता जाएगा, वो अपने आसपास के कमजोर क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा और वहां के संसाधनों को वो उपयोग करेगा। इस प्रकार हमने जो पहली बात है इसमें वातावरण संबंधों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के विकास के क्रमिक रूप को अगर हम देखें तो उसमें जो पहला वर्ग है उसका वातावरण संबंधों का अध्ययन, इसके बारे में बात करी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के अध्ययन और राजनीतिक क्षेत्रों के अध्ययन के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।